सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नए संसद में प्रवेश के लिए भाजपा ने पूरा पांडाल इस तरह से सजाया था कि मोदी मोदी के सिवा फिजा में कुछ गूंजे ही नहीं। उत्सव और उमंग के इस लोकतांत्रिक प्रायोजन के आगे न जनता के दुखों की बात हो, न दर्द की, न आम आदमी की, और न आदमी और आदमी के बीच उठाई जा रही दीवार की। भाजपा को लग रहा था कि सब कुछ मोदी मोदी में गुजर जाएगा, लेकिन जब लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी बोलने आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतरता चला गया। जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ता गया, सामने के कतार में बैठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के चेहरे उतरते चले गए और भ्रिकुटियां तनती चली गई। तो आखिर ऐसा क्या बोल दिया अधीर रंजन चौधरी ने? क्या उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात कर दी? क्या उन्होंने कोई गलत बयानी कर दी थी? तो इसका जवाब सुनिए, हरगिज नहीं। उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र की परिभाषा, भारतीयता के अर्थ और संविधान के पन्नों को पलटते हुए मोदी के नए भारत को आईने के सामने खड़ा कर दिया था। Those 389 members intensively discussed among them for 2 years, 11 months and 19 days and produced the largest constitution of the world, led by Baba Saheb Ambedkar, the father of Indian Constitution. मोदी और उनके साथियों, शिष्यों को उम्मीद नहीं रही होगी कि नए संसद भवन में प्रवेश करने के अवसर का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी उन्हें आईना दिखाने के लिए कर डालेंगे। उन्होंने कहा कि यह गौरव का पल है, लेकिन यह गौरव का पल एक दिन में नहीं आया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसमें आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान के निर्माण और उसके उद्देश्यों को निभाने में हजारों लोगों का पूरा जीवन खपा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अधीर रंजन चौधरी ने कही और जिसने मोदी का चेहरा सफेद कर दिया, वो ये कि हम भारत की जनता को पीछे छोड़कर चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देश धन्ना सेठों के लिए काम करने वाले लोकतंत्र की तरह पेश आ रहा है। यह देश अपनी जनता के अरमानों को कुचलकर अरबपतियों खरबपतियों का खजाना भरने वाला दिखाई दे रहा है, और यह हमारे लिए भटकाव की स्थिति है। आदमी और आदमी के बीच धर्म, जाति, संप्रदाय, बोली, भाषा और खान पान की दीवार खड़ी करके हम भारत की जनता से किए गए गरिमापूर्ण जीवन के संविधान के वायदे से पीछे हटते हुए या समझौता करते हुए नजर आते हैं। इसी सेंट्रल हॉल में हमारे संविधान बनाने वालों ने इस देश के हर नागरिक से यह वायदा किया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और 26 जनवरी 1947 को यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन खुद जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसने भारत के संविधान को एक आधार दिया। 389 सदस्यों ने 2 साल 11 महीने और 19 दिनों तक बारीक से बारीक प्रावधान पर घंटों घंटों चर्चा की, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमें दुनिया का सबसे संविधान मिला। हमें हर कदम को आगे बढ़ाते हुए उस संविधान की तरफ देखना होगा। It will not be known by simply its architectural splendor, but its illustrious legacy. Now I come to the point that our ability to attain developed nation status by 2047 hinges on the active involvement of our citizens and the unwavering dedication of their representatives. The groundwork laid in the formative years of our nationhood. अधीर रंजन ने यह कहकर मोदी सरकार की नीयत को धोकर रख दिया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात क्यों, इससे पहले क्यों नहीं। लेकिन 2047 तक भी जो बात की जा रही है, वह सपना देखने का सामर्थ्य एक सतत प्रक्रिया से हासिल हुआ है, लगातार प्रक्रिया से। हम नेहरू, अंबेडकर और पटेल की रखी हुई बुनियाद की वजह से इसके बारे में सोच पा रहे हैं। इसके लिए देश में करोड़ों देशवासियों ने दिन रात काम किया है।
अधीर रंजन चौधरी ने सेंट्रल हॉल का इतिहास बताते हुए सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसी देश को कैसे विकसित देश कहा जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसकी परिभाषा पर कोई वैश्विक सहमति है या नहीं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि दूसरे विकसित देशों में मानव विकास सूचकांक एक अहम फैक्टर है, इंडिया इसमें काफी पीछे नजर आता है। 189 देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 131वें नंबर पर हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम विकसित देशों के सामने कहीं टिकते ही नहीं। यह हैरान करने वाला है कि भारत की कुल दौलत का 77% हिस्से पर भारत के 10% धन्ना सेठों का कब्जा है। 2017 की एक रिपोर्ट कहती है कि 73% दौलत देश के 1% सबसे अमीर अरबपतियों की जेब में गई है। अधीर रंजन ने कहा कि उसी समय देश के 67 करोड़ यानी देश की आधी आबादी की आमदनी में केवल 1% की बढ़ोतरी हुई। हम इस भयावह सच से नजर नहीं चुरा सकते कि गरीबी रेखा से नीचे जी रहे देश के करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी, सिर छुपाने के लिए छत और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना विकसित देश बनने के रास्ते में कठिन चुनौती है। हमारे देश के पास ऐसी युवा शक्ति की भरमार है जो भयानक बेरोजगारी की शिकार है। उनके पास मौके नहीं। I am impatient. I do not want to vote till 2047. Why not before 2047? To realize the vision of becoming developed nation, India must pursue a growth trajectory that is both comprehensive and sustainable. अधीर रंजन यही नहीं रुके। उन्होंने ये कहकर मोदी सरकार पर हमला बोला कि एक तरफ हम विकसित देश बनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी तरफ हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया के किसी भी विकसित देश से बहुत बहुत कम है। यहां आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों विकसित देश के मचे हंगामे के बीच हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने पड़ोसी बांग्लादेश से भी पीछे छूट चुके हैं, जिसे हमने आजादी दिलाई थी। खैर, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर हम वाकई ऐसा चाहते हैं तो सरकार को अपने आर्थिक विकास के इंजनों को दुरुस्त करना होगा, मुद्रास्फीति की दर को कम करना होगा, ब्याज दरों को कम करना होगा, बेरोजगारी दूर करनी होगी, अपने श्रमिकों को कुशल बनाना होगा, लोगों की खरीद की क्षमताओं को बढ़ाना होगा, मांग बढ़ानी होगी, सबके लिए सस्ती और बेहतर शिक्षा, इलाज का बंदोबस्त करना होगा। अधीर रंजन जब ये बोल रहे थे तो मोदी की भाव भंगिमा बहुत तेजी से बदल रही थी। उन्होंने शायद इसकी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन उन्हें सुनना पड़ रहा था। अधीर रंजन ने कहा कि आप बिना अपने निर्माण क्षेत्र को वैश्विक जरूरतों के हिसाब से ढाले विकास की किसी बड़ी उड़ान के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बार बार कहा कि बेरोजगारी दूर किए बिना विकास की कोई भी कल्पना बेमानी है, और 2047 ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं। अधीर रंजन चौधरी की भाषा, शैली और मुद्दों का चयन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को असहज कर रहा था। उनके भाषण के दौरान जेपी नड्डा राजनाथ सिंह से कुछ बोलते हुए देखे गए। निश्चित तौर पर उन्हें इस तरह के सवाल अच्छे नहीं लग रहे होंगे, और क्यों नहीं लग रहे होंगे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ट्विटर तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।